Students, today we are going to start our next chapter of SST, that is chapter number 19, the United Nations. First of all, let's understand few new terms of this chapter. Only 3 new terms are there. First one is charter. Charter means rules and regulations for the formation and working of an organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए, उसकी फॉर्मेशन के लिए या उसकी वर्किंग क्या क्या रहेगी, उसके काम क्या क्या होंगे, ये रूल्स और रेगुलेशंस जो होते हैं उन्हें बोलते हैं चार्टर. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग, उसके काम क्या क्या होंगे, उनके लिए जो रूल्स होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, उन्हें बोलते हैं चार्टर. ह्यूमन राइट्स, वेरी सिंपल, राइट टू बी ट्रीटेड एट पार विद एवरीबॉडी. हम सबके पास कौन कौन से राइट्स हैं, अधिकार हैं. डिसआर्मामेंट मींस रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड आर्म्स. आर्म्ड फोर्सेस जो वेपन्स के साथ फाइट करते हैं, उनके साइज को रिड्यूस करना, कम करना. ओके, यस स्टूडेंट्स, look at this getup box. One picture is given. Can you name this person? She was the first president of the General Assembly of the United Nations. Student, ये आपको खुद फाइंड आउट करना है कि ये किसकी पिक्चर है. आपको हिंट भी दिया हुआ है. She was the first president of the General Assembly of the United Nations. Okay? कल मैं आपसे पूछूंगी कि ये पिक्चर किसकी है, कौन है ये पर्सन. Okay? Let's start reading. The Europeans went to Asian, African and American countries in search of raw materials for their factories and markets for the goods made in their countries. The Europeans went to Asian. European countries कौन कौन सी? जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ये सब यूरोपियन कंट्रीज हैं. They went to Asian, African and American countries. ये जो कंट्रीज हैं वो एशिया की कंट्रीज में, अफ्रीका की और अमेरिकन कंट्रीज में गई. किस लिए? इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल फॉर देयर फैक्ट्रीज. उनके यहाँ जो फैक्ट्रीज थी, मार्केट्स थी, उसके लिए रॉ मटेरियल, कच्चा माल लेने के लिए. फॉर द गुड्स मेड इन देयर कंट्रीज. वो कच्चा माल इन कंट्रीज से, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो एशियन, अफ्रीकन और अमेरिकन कंट्रीज में गई ताकि वो वहां से कच्चा माल ले सकें और अपनी फैक्ट्री में उस कच्चे माल से नए अच्छे गुड्स प्रोड्यूस कर सकें, चीजें बना सकें. They established colonies in many parts of Asia, Africa, North America, South America, Australia and Oceania. ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये वहां पर गई तो उन्होंने वहां पर एक अपनी छोटी छोटी कॉलोनीज बना ली, वहां रहने लगे ये इन कंट्रीज में, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में. The Europeans fought among themselves to gain more control and benefits. जो ये यूरोपियन कंट्रीज थी ना, अब ये आपस में ही, fought among themselves मीन आपस में ही अब ये लड़ने लगे थे. To gain मतलब लेने के लिए. To gain more control and benefits. ये चाहते थे, अब आपस में लड़ने लगे कि हमें ज्यादा, हमारा कंट्रोल होना चाहिए हर चीज पे, हमें बेनिफिट ज्यादा मिलना चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए. दिस वाज द मेन कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914 एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1939. यही मेन कॉज था, यही मेन रीजन था फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, कि यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो आपस में ही अब लड़ने लगी थी कि हम लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए, हमारा कंट्रोल हर चीज पे ज्यादा होना चाहिए. The Second World War was ended with the dropping of atom bombs on Hiroshima and Nagasaki in Japan in 1945. जो सेकेंड वर्ल्ड वार है वो कब खत्म हुआ? जब हिरोशिमा और नागासाकी, ये दोनों जगह जापान में है,
जब इन दोनों जगह पर क्या गिराया गया, एटम बम गिराए गए इन 1945 में। इसके बाद जो है सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ। कितने साल तक चला सेकेंड वर्ल्ड वार? 1939 में ये स्टार्ट हुआ था और 1945 में ये खत्म हुआ। Millions of soldiers and other people were killed during these two world wars. लाखों लोग मारे गए, सोल्जर्स मारे गए, सैनिक जो थे इन दोनों वर्ल्ड वार में। फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, फॉर्मेशन कैसे हुई, कैसे ये यूनाइटेड नेशन बने? द लीडर्स ऑफ मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड फील दैट war is not a solution to any problem. जो लीडर्स थे हर एक कंट्री के, जो नेता थे, उन्होंने अब क्या फील किया, इतना लंबा टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, उसके पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो अब उन्हें क्या फील होने लगा कि जो लड़ाई है, जो युद्ध है, वो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। मतलब लड़ के कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। The nations of the world wanted to live in peace. अब जितने भी देश थे वर्ल्ड में, सारे पीस चाहते थे, शांति में रहना चाहते थे, शांति से रहना चाहते थे, so that they can prosper, ताकि वो तरक्की भी कर सके। अगर लड़ाई करते रहे तो उससे नुकसान ही होना, इसलिए वो चाहते थे कि अब वो शांति से रहें और तरक्की करें, प्रोग्रेस करें। Many countries in the world wanted to form an organization which can help in solving problems. Many countries in the world, बहुत सारी कंट्रीज वर्ल्ड में अब ऐसी थी जो चाहती थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था बनाई जाए which can help in solving problems, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करे, so that war can be avoided in future, ताकि फ्यूचर में, आगे भविष्य में और कोई युद्ध ना हो। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड पहला जो विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद द लीग ऑफ नेशंस वाज फॉर्म्ड टू प्रिवेंट वॉर्स इन फ्यूचर। लीग ऑफ नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया, बनाया गया, ताकि फ्यूचर में कोई भी और वॉर ना हो, युद्ध ना हो। बट इट फेल्ड, पर ये फेल हो गया, सक्सेसफुल नहीं रहा। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो 1939 से 1945 तक हुआ, which lasted for 6 years, the United Nations in 1945. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद द लीग ऑफ नेशन फॉर्म किया गया, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहा, फेल हो गया। फिर इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ और 1945 में जो है, इसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे अब यूएन बोल रहे हैं हम, इसे फॉर्म किया गया। दिस नेम वाज फर्स्ट यूज्ड बाय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, देन द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पहली बारी से ये नाम दिया, और वो कौन थे? प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएनओ फॉर्म हुआ, और किस ईयर में? 1945 में। द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, चार्टर मींस रूल्स रेगुलेशंस जो थे, द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज साइंड बाय 50 नेशंस ऑन 24 अक्टूबर 1945 इन सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। जो रूल्स और रेगुलेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं कि उसकी वर्किंग क्या रहेगी, वो कैसे काम करेगा। इसके जो रूल्स है, ये जो चार्टर था, इसे साइन किया 50 नेशंस, 50 देशों ने। कब? 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को, जो यूएसए में है, वहां पर। द यूएनओ आफ्टर 1950 has come to be known as the United Nations. इसी यूएनओ को 1950 में बाद में यूनाइटेड नेशंस कहा जाने लगा। The United Nations Day is celebrated on 24th October every year throughout the world. United Nations Day कब सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में? हर साल 24th अक्टूबर को। Today,
The total number of the total members of the UN are 193. पहले देखो 1945 में जो हमने पढ़ा है 50 नेशंस ने इसे साइन किया, ठीक है, लेकिन आज इसके मेंबर्स कितने हैं? 193. Students, look at did you know box. India joined the UN on 30 October 1945. इंडिया ने यूएन कब ज्वाइन किया, इसका मेंबर कब बना इंडिया? 30 अक्टूबर 1945 को. The membership of the United Nations is open to all peace-loving country. यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप मतलब कोई भी कंट्री, कोई भी नेशन इसका मेंबर बन सकता है. कैसे? सबके लिए ये ओपन है. कौन कौन बन सकता है इसका मेंबर? ऑल पीस लविंग कंट्रीज, वो कंट्रीज जिन्हें पीस, शांति पसंद है, कि शांति से वो रहना चाहते हैं, वर्ल्ड में कोई और वॉर ना हो, इस चीज के फेवर में है कि आगे वॉर नहीं होनी चाहिए, कोई युद्ध नहीं होना चाहिए, वो नेशंस जो हैं वो इसके मेंबर बन सकते हैं. द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर इन न्यूयॉर्क. इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में, जहां से सारा कंट्रोल होता है. द यूनाइटेड नेशंस हैज 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस. यूनाइटेड नेशन की 6 लैंग्वेजेस है. देखो इतने सारी कंट्रीज जिसमें हैं तो सबकी लैंग्वेज भी अलग अलग होती हैं, तो इन्होंने 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इसकी. कौन कौन सी? इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, चाइनीज एंड अरेबिक. ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं यूनाइटेड नेशंस की. अगेन आई एम रिपीटिंग: इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, चाइनीज एंड अरेबिक. The UN has its own flag and emblem. UN का, यूनाइटेड नेशंस का अपना ही एक फ्लैग है और एम्बलम है. कौन से कलर में? लाइट ब्लू इन कलर. The main objectives of the United Nations are as under. Objectives होते हैं aim. वो क्या क्या अचीव करना चाहता है, क्या उसका एम है कि ये सब होना चाहिए. The main objectives of the United Nations are: first one, to maintain peace and security among the nations of the world. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या चाहता है यूएन, यूनाइटेड नेशन जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या चाहती है? कि पूरे वर्ल्ड में चारों तरफ शांति रहे, सुरक्षा रहे, कोई किसी से ना लड़े. टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. कंट्रीज, सभी कंट्रीज में फ्रेंडली रिलेशंस होने चाहिए. थर्ड वन, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ नेशंस इन अ पीसफुल एंड कोऑपरेटिव मैनर. कि अगर किसी नेशन में, किसी कंट्री में कोई प्रॉब्लम है तो उसे पीसफुल मेथड से, शांति से बैठकर उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहिए. सभी बाकी कंट्रीज को उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई है तो. टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम of people based on race, religion, language and sex. To protect human rights and freedom. जो human rights हैं, लोगों को जो अधिकार मिले हुए हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन से, उन्हें जो फ्रीडम मिली हुई है उन्हें प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित रखना. ठीक है, ये नहीं कि रेस मतलब उनकी जाति के जैसे जाति के बेसिस पे कि लोअर कास्ट का है तो इसको ये राइट नहीं है, अपर कास्ट वाले को राइट है. रिलीजियन मीन ये इस धर्म को मानता है तो इसके पास बहुत सारे राइट्स हैं, वो दूसरे धर्म को मानता है तो इसके पास ये राइट नहीं है. इस तरह से जो भी हमें राइट्स मिले हुए हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना, ये भी यूएन का ऑब्जेक्टिव है, एम है. टू हेल्प द मेंबर नेशंस टू अचीव द अबव ऑब्जेक्टिव्स. और लास्ट क्या है? जो इस यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स हैं, जितने भी कंट्रीज इसके मेंबर हैं, वो सब हेल्प करें कि ऊपर वाले जो भी हमने अभी 4 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े कि किसी के यहाँ अगर कोई प्रॉब्लम है किसी नेशन में तो उसे सॉर्ट आउट करना है, पूरे वर्ल्ड में शांति बनाए रखनी है, इन सब ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करें. नेक्स्ट इज ऑर्गन्स ऑफ द यूएन. The United Nations
does not make laws for its member countries. यूनाइटेड नेशन ने अपने मेंबर कंट्रीज पे कोई रूल्स, कोई लॉज नहीं थोपे हुए, उनके लिए ऐसे कोई कानून नहीं बनाए हुए. It does not impose taxes, ना कोई टैक्स उनसे लिए जाता है. In United Nations, the issues and problems are discussed to find amicable solutions. यूनाइटेड नेशन में जो इश्यूज होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें डिस्कस किया जाता है टू फाइंड एमिकेबल सॉल्यूशन. मीन ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाए जिसमें किसी को भी प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, ये चीजें डिस्कस की जाती हैं. यूनाइटेड नेशन carries out its work through 6 major organs or bodies which are as under. जो यूनाइटेड नेशन है वो अपना काम करता है थ्रू 6 मेजर ऑर्गन्स और बॉडीज. मतलब इसके ऑर्गन्स कितने हैं, मेन इसकी चीजें कितनी हैं. ऑर्गन मीन्स मेन पार्ट. ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं जिनके बिना हम सरवाइव ही नहीं कर सकते, ऐसे ही यूएन के भी ऑर्गन्स हैं जिसके थ्रू ये काम करते हैं. कौन से ऑर्गन्स? फर्स्ट वन इज द जनरल असेंबली. इट इज द मेन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. जो जनरल असेंबली है वो मेन ऑर्गन है यूएन का. एंड इज लाइक द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री. और ये एक जैसे कंट्री का जो पार्लियामेंट है वो मेन ऑर्गन है, वैसे ही ये यूएन का मेन ऑर्गन है. एवरी मेंबर नेशन हैज वन रिप्रेजेंटेटिव इन इट. हर एक कंट्री का एक मेंबर जो होता है वो इसका रिप्रेजेंटेटिव होता है. Each representative has the right of one vote in the General Assembly. जब जनरल असेंबली होती है, मीटिंग होती है, तो हर एक कंट्री से एक रिप्रेजेंटेटिव आता है और उसे वोट देने का राइट होता है. It meets at least once in a year in the month of November. ये जनरल असेंबली कब होती है? एक मीटिंग होती है इसमें. लगभग कब होती है मीटिंग? नवंबर के मंथ में. ओके. The second organ is Security Council, जिसे सुरक्षा परिषद भी बोल सकते हो. It works, इसके नाम से क्लियर पता लग रहा है कि सिक्योरिटी के लिए, पीस के लिए काम करता है ये वाला ऑर्गन जो है. The Security Council, it works for security and international peace. ये किस लिए काम करता है? देखता है चारों तरफ सुरक्षा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई अटैक तो नहीं कर रहा है, एंड इंटरनेशनल पीस, चारों तरफ शांति रहे वर्ल्ड में. इट हैज 15 मेंबर्स. इस काउंसिल के 15 मेंबर्स हैं. ठीक है, मतलब 15 नेशंस, क्योंकि हर एक नेशन से एक ही मेंबर, एक नेशन को एक मेंबर काउंट किया जाता है क्योंकि वहां से एक मेंबर रिप्रेजेंटेटिव होता है. जैसे जनरल असेंबली का हमने अभी एग्जांपल लिया. 5 ऑफ देम आर परमानेंट मेंबर्स. ठीक है, जो 15 मेंबर्स हैं उसमें से 5 तो परमानेंट है, एंड द अदर 10 आर नॉन परमानेंट मेंबर्स. 15 टोटल मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के. इसमें 5 जो हैं वो परमानेंट हैं और जो 10 है वो नॉन परमानेंट है, जिन्हें चेंज किया जाता है. इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 2 years. जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इन्हें 2 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है. उसके बाद फिर से इलेक्शन होता है, तो फिर 10 और, मतलब जिसके वोट ज्यादा होते हैं तो 10 और मेंबर फिर से सिलेक्ट किए जाते हैं. लेकिन 5 परमानेंट ही हैं. और वो परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इसके परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के? द परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना. ये जो 5 कंट्रीज हैं, 5 नेशंस हैं, ये परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के. थर्ड ऑर्गन, द सेक्रेटेरिएट, सचिवालय जिसे बोलते हैं. इट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एंड कैरीज आउट द डे टू डे वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन. ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, मतलब ये सारा काम ऑब्जर्व करती है कि डे टू डे क्या काम हो रहा है. द सेक्रेटरी जनरल अपॉइंटेड फॉर 5 years. और इसका जो सेक्रेटरी जनरल है उसे 5 years के लिए इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है. इज द हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट. और ये
जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो इसका सेक्रेटरीट का हेड होता है, सचिवालय का हेड होता है. He is the most powerful person in the United Nations. Obvious, अगर वो head है तो वो most powerful person भी होगा. At present, Antonio Guterres is the Secretary General of the United Nations. इस time Secretary General कौन है? Antonio Guterres. The Secretariat also looks after the programs and policies laid down by the other organs of the United Nations. ये क्या करता है सेक्रेटरीट? इस ये वाले ऑर्गन का क्या काम है? जो बाकी ऑर्गन्स जो हैं यूनाइटेड नेशन के, वो जो प्रोग्राम्स बनाते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, उन सबको देख रेख करना कि वो ठीक से प्रोग्राम उन्होंने बनाए भी हैं या नहीं, जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई है, मतलब सब कुछ चेक करना, सब कुछ ये वाले जो सेक्रेटेरिएट है ये वाले ऑर्गन के अंडर होता है. इनकी देख रेख में सारा काम होता है. Next, fourth is the Economic and Social Council. आर्थिक और सामाजिक परिषद जिसे बोल सकते हैं हिंदी में. इकोनॉमिक मीन्स फाइनेंशियली चीजें देखता है ये, और सोशल काउंसिल. The United Nations has many agencies to help the poor. यूनाइटेड नेशन के पास बहुत सारी एजेंसीज हैं जो गरीब लोगों की हेल्प करती हैं. The sick, जो बीमार लोग हैं उनकी हेल्प करते हैं. एंड द इलिटरेट्स, जो अनपढ़ हैं, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते. जो यूएन की एजेंसीज हैं वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती हैं, जो पुअर लोग हैं उनके लिए, सिक लोगों के लिए, और इलिटरेट अनपढ़ लोगों के लिए. द काउंसिल हैज 18 मेंबर्स. ये वाले काउंसिल के कितने मेंबर्स हैं? 18. सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स थे, जिसमें 5 परमानेंट थे और 10 हर 2 साल के बाद चेंज हो जाते थे. और इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के कितने मेंबर्स हैं? 18 मेंबर्स हैं. इट वर्क्स अंडर द जनरल असेंबली. ये जनरल असेंबली के अंडर काम करते हैं. इट लुक्स इनटू द इश्यूज. कौन कौन से इश्यूज को ये देखते हैं? कौन कौन सी प्रॉब्लम्स? ह्यूमन राइट्स, कि ह्यूमन राइट्स जो हैं हमारे उनको प्रोटेक्ट करते हैं. इक्वालिटी ऑफ वुमन, लेडीज को भी बराबर का अधिकार है. एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, और व्यापार, इन सब चीजों की तरफ ध्यान कौन देता है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. द नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. दिस इज द लीगल कोर्ट. ऑब्वियसली कोर्ट से पता लग रहा है लीगल, कानूनी. दिस इज द लीगल कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन. ये लीगल कोर्ट है यूनाइटेड नेशन की, यूएन की. इट्स हेडक्वार्टर्स आर एट द हेग इन नीदरलैंड. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नीदरलैंड में. द कोर्ट हैज 15 परमानेंट जजेस. इस कोर्ट के जजेस कितने हैं? 15. एंड इट वर्क्स थ्रू आउट द ईयर. और ये पूरा साल जो है कोर्ट ये काम करती है, ये जजेस जो हैं वो काम करते हैं. इट डिसाइड्स अबाउट एनी डिस्प्यूट बिटवीन द मेंबर नेशंस एंड आल्सो एडवाइजेस देम ऑन मैटर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ. ये क्या चीज देखते हैं? इट डिसाइड्स अबाउट एनी डिस्प्यूट. डिस्प्यूट मतलब डिसएग्री जब हो जाते हैं, जब आपस में किसी चीज को लेके आर्ग्यूमेंट करते हैं जो मेंबर नेशंस हैं, तो उन्हें सॉल्व करती है ये जो ऑर्गन है ये वाला, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. कभी किन्हीं 2 मेंबर्स के बीच में या ज्यादा के बीच में, मेंबर नेशन जो यूएन के हैं उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई लड़ाई हो जाती है, किसी सेम चीज पे वो एग्री नहीं करते हैं, तो उन्हें समझाया जाता है कि इंटरनेशनल लॉज जो है, हमारे कानून है जो है वो कौन कौन से हैं, तो उनका वो जो डिस्प्यूट है वो खत्म किया जाता है. नेक्स्ट इज द ट्रस्टीशिप काउंसिल. This council was set up to look after 11 territories in the world. जो वर्ल्ड में 11 टेरिटरीज हैं उनको लुक आफ्टर करने के लिए उनकी देख रेख करती है ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है. These territories were former colonies under Germany and Japan.
ये जो टेरिटरीज है ये किसके अंडर थी? जर्मनी और जापान की। दे वर नॉट इंडिपेंडेंट एट दैट टाइम, उस टाइम में ये जो कॉलोनीज थी वो इंडिपेंडेंट नहीं थी, किसी इनके अंडर थी। As all of them have now become independent countries, लेकिन अब वो independent countries बन चुकी हैं। The trusteeship council was dissolved in 1994. ये जो काउंसिल है इसे डिसॉल्व कर दिया गया, भंग कर दिया गया। अब ये काउंसिल नहीं है 1994 में, क्योंकि अब ये जो कंट्रीज हैं वो इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, तो इसका रोल जो है वो खत्म हो चुका था। ठीक है, तो इसलिए इस काउंसिल को खत्म कर दिया गया 1994 में। We have read about councils. Now we will read about agencies of the UN. The first one is, there are many agencies working through the Economic and Social Council to achieve the aims and objectives of the United Nations. बहुत सारी एजेंसीज हैं जो वर्क कर रही हैं थ्रू इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल टू अचीव होता है प्राप्त करना, द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो यूएन के एम्स हैं कि कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी किसी को भी ना हो, किसी भी कंट्री में। हमने अभी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा भी है कि किसी के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो, तो इन सबको खत्म करने के लिए जो बहुत सारी एजेंसीज हैं वो काम कर रही हैं। सम ऑफ द एजेंसीज आर, फर्स्ट वन यूनेस्को, आपने यूनेस्को जरूर पढ़ा होगा। हिरेन, व्हाट आर यू डूइंग बेटा? यूनेस्को, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आप सबने यूनेस्को तो जरूर सुना होगा, लेकिन ये इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका एम क्या है? ये वाली एजेंसी क्या काम करती है? इट्स मेन एम इज टू एलिमिनेट इलिटरेसी। एलिमिनेट मतलब खत्म करना, हटाना। ये वाली एजेंसी का मेन एम क्या है? टू एलिमिनेट इलिटरेसी फ्रॉम द वर्ल्ड से, पूरे संसार से इलिटरेसी को खत्म करना, मतलब लोगों को शिक्षित करना, पढ़ाना, उन्हें एजुकेट करना। इट एनकरेजेस इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। किस चीज को एनकरेज, बढ़ावा देती है ये एजेंसी? कि सब पढ़े लिखे हों, साइंस मतलब ज्यादा साइंटिस्ट बने लोग, उनकी अच्छी उन्हें एजुकेशन दी जाए, कल्चर, अपने कल्चर से जुड़े रहें। इट प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स एंड हेल्प्स टू प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज। इट प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स को, मानव जो अधिकार हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना इसका एम है। और क्या है? इट हेल्प्स टू प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज। हेरिटेज होता है विरासत में, हमें अपने बड़ों से विरासत में जो चीजें मिली हैं अपने पूर्वजों से, उन्हें प्रिजर्व करना, बचा कर रखना, उन्हें खराब, डिस्ट्रॉय नहीं करना। ओके। यूनिसेफ, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। Again, I am repeating, United Nations International Children's Emergency Fund. ये वाली एजेंसी का मेन एम क्या है? इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में बच्चों के लिए ये जो एजेंसी है वो काम करती है, उनके वेलफेयर के लिए, उनके भले के लिए, स्पेशली देयर राइट्स, कि जो बच्चों के अधिकार हैं वो उन्हें मिल रहे हैं या नहीं। डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन मींस कि वो पूरा डेवलप हो रहे हैं, उन्हें एजुकेशन मिल रही है, उनको प्रोटेक्ट करना, ये सब किसका काम है? यूनिसेफ। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग फूड, किस किस चीज में हेल्प करती है? बच्चों को खाना प्रॉपर मिले, एजुकेशन मिले, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, एंड होम्स फॉर द चिल्ड्रन, और कोई भी बेघर ना हो। नेक्स्ट एजेंसी इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आजकल आपने इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा, WHO के बारे में।
This organization works to improve the health conditions of the people all over the world. इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या है, किस लिए काम करती है ये? टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन, हेल्थ कंडीशंस लोगों की ठीक रहे पूरे वर्ल्ड में. इट इज कंटिन्यूअसली वर्किंग टू फाइट अगेंस्ट डिजीज. कंटिन्यूअसली वर्क कर रही है ये जो एजेंसी है टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, बीमारियों से लड़ने में. बीमारियां लाइक मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, एड्स, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू एक्सेट्रा. इस तरह की बीमारियों से लड़ने में ये एजेंसी जो है ये पूरे वर्ल्ड की हेल्प करती है. नेक्स्ट इज फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, FAO. फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेन काम क्या है? दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग टू प्रोवाइड फूड फॉर ऑल इन द वर्ल्ड. इसका मेन एम क्या है इस एजेंसी का? कि वर्ल्ड में कोई भी भूखा ना रहे, पूरे संसार में कोई भी भूखा ना रहे, सबको खाना मिले. इट्स मोटो इज, मोटो होता है गोल, इसका गोल क्या है, एम क्या है? इज फ्रीडम फ्रॉम हंगर, भूख से आजादी. इट्स लैटिन मोटो, एक जैसे नारा होता है ना, स्लोगन, फाइट पेनिस, लैटिन में है ये. फाइट पेनिस, इसका मतलब क्या है? स्टैंड्स फॉर लेट देयर बी ब्रेड. इसका मतलब क्या है? लेट देयर बी ब्रेड, कि हर जगह, मतलब हर एक के पास रोटी हो. इंग्लिश लैंग्वेज में ये इसका मतलब है. इट हेल्प्स नेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन. ये जो एजेंसी है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, संसार में हर एक नेशन की हेल्प करती है टू इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, फूड प्रोडक्शन, कि वो प्रोडक्शन वहां पर खाने की बढ़े. जितना प्रोडक्शन ज्यादा होगा तभी ये एजेंसी हेल्प कर पाएगी ना. प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सबको खाना मिलेगा, किसी के पास कमी नहीं रहेगी. नेक्स्ट एजेंसी इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. ये सब एजेंसीज किसकी हैं? हम यूएन की एजेंसीज के बारे में पढ़ रहे हैं. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म इज ILO. दिस ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स इन promoting opportunities for employment. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किस चीज में हेल्प करती है? कि लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिले एम्प्लॉयमेंट के लिए, मतलब उन्हें काम मिले. It also helps in solving the problems between government, employers and workers. ये जो एजेंसी है ये काम करती है क्या? प्रॉब्लम सॉल्व करती है. जैसे गवर्नमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में बहुत बार कोई डिस्प्यूट हो जाता है, वर्कर्स के, फैक्ट्रीज के वर्कर्स के बीच में. तो इस तरह से ये जो एजेंसी है ये हेल्प करती है इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में. इस एजेंसी का मेन क्या है पर्पस? कि लोगों को काम मिले. अगर उन्हें काम मिलेगा तो ऑब्वियसली उन्हें खाना भी मिलेगा और कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा. ओके dear students, we will read till here. Tomorrow we will continue with the achievements of the UN and India and the UN. Only small portion is left. Students, you have to read this chapter at least twice for better understanding. Okay. Tomorrow I'll take your queries if there is any. Okay.